प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामबाबू पांचाल नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि पूर्व वीडियो में हमने मानव और पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया था और आज हम पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, जिनको हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं, और मानव द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जिसके कारण पर्यावरण की संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको सुधारने के लिए जो मानव और भारत की सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? चूँकि संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचाना, और पर्यावरण संरक्षण अर्थात पर्यावरण को बचाना। चूँकि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है और इसको बचाना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, मानव जीवन का निवास है। और मानव द्वारा की गई क्रियाओं के कारण पर्यावरण के गुणों में विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो गया है, और यदि इसी तरीके से ये चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और चूँकि आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए पर्यावरण अच्छा हो, उनका जीवन अच्छे से रहे और मानव अपनी आवश्यकताओं को पर्यावरण से प्राप्त करता रहे, इसीलिए पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता बिल्कुल है। अगला है पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को ही पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। यह यदि हम सिंपल वे में लें तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकना ही पर्यावरण संरक्षण। इसके विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। तो इसका आप अपोजिट कर दीजिए कि जो भी पॉइंट्स जो प्रदूषण को फैलाने वाले होते हैं, आप उसका अपोजिट कर देंगे, या ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रही, आप उनका विपरीत कर देंगे, तो वो पर्यावरण संरक्षण के उपाय कहलाए। जैसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। जिस प्रकार से तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति को नियंत्रित करेंगे तो कुछ हद तक हम पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि योग या फसलों के उत्पादन में जो हम जैविक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उसके स्थान पर जैविक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। और सबसे मेन है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। फसल चक्र का पालन करना चाहिए। फसल चक्र से क्या होता है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, अर्थात एक ही खेत में हर वर्ष फसल को बदल बदल के बोना फसल चक्र कहलाता है। वन्य जीवों का संरक्षण। चूँकि वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीवों की स्थापना की जाना चाहिए उनको, और उनका अच्छे से क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। पशुओं के शिकार पर रोक लगाई जाना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा देना चाहिए, और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग कर भी हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो सीधा ही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसको कौन मतलब ये प्रयास कौन कर रहा है? तो इसके लिए EIA अर्थात इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव अनुमानक का यही वर्क है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करने में अपनी मदद करता है। अब ये किस प्रकार से करता है कि किसी भी देश में जो विकास की परियोजनाएं बनाई जाती है, तो सबसे पहले उसके 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 कि जो परियोजना बनाई जा रही, मतलब जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो,
परियोजना आर्थिक रूप से अधिक लोगों के लिए लाभप्रद हो, मतलब सभी को लाभ मिलना चाहिए। नंबर 2, परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो, मतलब उसके जो एम्स हैं और जो उसके साधन हैं वो हमें आसानी से मिल जाएं। और तीसरा, परियोजना पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। ये 3 योजनाओं पर विचार करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में, यदि करंट टाइम में हम देखें तो तीसरा जो टॉपिक है कि परियोजना जो है पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए, इस पर ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वही EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मेन वर्क होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य है वह भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब पर्यावरण प्रभाव अनुमानक के उद्देश्य क्या है, मतलब EIA के क्या उद्देश्य हैं? तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्रगति होना चाहिए, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, प्रगति स्थायी हो और पर्यावरण विघटन को बचाया जाए। पर्यावरण प्रभाव अनुमानक के तत्व, मतलब ये कौन कौन से पॉइंट्स पर रिसर्च करता है, वर्क करता है। भूमि पर विपरीत प्रभाव डालने वाले वस्तुओं का अध्ययन करता है, उन कारणों को खोजता है और रोकथाम के उपाय बताता है। भूकंप की संभावना व्यक्त करता है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना बताता है और उनसे बचने के तरीके बताता है। धरातल में मुख्य रूप से जल, मिट्टी एवं वायु की गुणवत्ता किस प्रकार से बनी रहे, उसको कैसे आप मेंटेन करें, इसके बारे में बताता है। पौधों व वन्य जीवों की जो खतरे में पड़ी किस्में हैं उनकी जानकारी देता है और उनकी जीवन को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना पर जोर देता है। शोर प्रदूषण की स्थिति का आकलन करता है एवं शोर प्रभावित इलाकों में बचने के तरीके बताता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर भी चर्चा करता है। चक्रण पद्धति से जो कचरा होता है उसके तहत उसके किस प्रकार से जो है खाद बनाई जाए, जैव उर्वरक बनाई जाए, वर्मी कंपोस्टिंग बनाई जाए, ये भी बताता है। अपशिष्ट व बचे पदार्थों का पर्याप्त उपयोग और जोखिम विश्लेषण व आपदा प्रबंधन। अब एक नया शब्द आया है, आपदा प्रबंधन। आपदा का मतलब होता है कोई संकट, कोई विपत्ति जो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवकृत भी हो सकती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बम विस्फोट, आग लगना, सड़क दुर्घटना इत्यादि मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। अब आपदा प्रबंधन का वर्क ये है कि जितने भी प्रकार की ये जो आपदाएं आती हैं उसमें बचने के जो तरीके हैं वो तरीके ही आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की विधियां, तो जो EIA होता है वह पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में किस प्रकार से सहायता करता है, अर्थात कैसे वर्क करता है, तो वह 3 स्तरों पर वर्क करता है जो उसकी 3 विधियां कहलाती हैं। नंबर 1, कोई भी परियोजना यदि स्टार्ट होती है तो पहले वह उसकी प्रारंभिक जांच करता है कि इसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं पड़ने वाले हैं। नंबर 2, तीव्र प्रभाव निर्धारण कि परियोजना की मुख्य बातें कौन कौन सी की यदि कोई ही प्रकार के कोई पर्यावरण पर प्रदूषण या परिवर्तन होंगे तो वो किस प्रकार के होंगे। और लास्ट होता है विस्तृत प्रभाव निर्धारण, अर्थात यदि उस कार्य योजना के स्टार्ट होने से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना है तो वो कौन कौन से पड़ना है और उसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। ये सभी कार्य जो है आपके EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या पर्यावरण प्रभाव अनुमानक के होते हैं। भारत में जो भी पर्यावरण प्रभाव से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कार्य किए गए हैं उसमें आपके जो बुक में दिए गए हैं 9th में, वो पहला है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड का है। तो किसी भी चिपको आंदोलन को पढ़ने के पूर्व हम इसको 4 छोटे टॉपिक में बांट लेंगे। नंबर 1, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और उसकी गतिविधि। तो चिपको आंदोलन 1974 में हुआ, उत्तराखंड राज्य में हुआ। उत्तराखंड राज्य में भी जिला चमोली में हुआ। चमोली जिले में भी रैणी गांव है, वहां पर हुआ। अब क्यों हुआ, तो वहां पर अंगू नामक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन 1974, उत्तराखंड राज्य, चमोली जिला और रैणी गांव में हुआ, 1974 में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अंगू नामक प्रजाति का वहां के लोग उपयोग करते थे और कृषि का उपकरण बनाते थे। तात्कालीन समय में क्या था
कि उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश में आता था उस समय, और वहाँ पर इलाहाबाद में एक खेल का सामान बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था साइमंड कंपनी। साइमंड कंपनी ने उन अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका ले लिया। अब विवाद स्टार्ट हो गया, क्योंकि सरकार ने साइमंड कंपनी को वृक्ष काटने का ठेका दे दिया और रैनी गांव के लोग अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटकर अपने कृषि के उपकरण बनाते थे। जब साइमंड कंपनी के लोग रैनी गांव में उन वृक्षों को काटने के लिए गए तो वहां के लोगों ने उनका विरोध किया। तत्पश्चात कंपनी के लोग वापस आ गए और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अंगू प्रजाति के वृक्षों को कटवाने में मदद करने के लिए कहा। तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन और जिला मुख्यालय ने उस गांव के सभी पुरुषों को चमोली जिले में बुलाया कि वे सभी व्यक्ति जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि गांव के सभी पुरुष चमोली जिले में पहुंच गए और अब गांव में पुरुष कोई नहीं था, केवल महिलाएं थीं। इस बात का फायदा साइमंड कंपनी के लोगों ने उठाया। उन्होंने ये देखा कि गांव से अब सभी पुरुष जिला मुख्यालय चले गए हैं, गांव में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो वो अपने कर्मचारियों के साथ रैनी गांव पहुंचे और अंगू वृक्षों को काटने का कार्य जैसे ही प्रारंभ करने वाले थे, गांव की महिलाओं ने देखा कि सरकार ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, हमारे पुरुषों को जिले में बुला लिया और साइमंड कंपनी के लोगों को वृक्षों को काटने के लिए भेज दिया। तो वहाँ की जो नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला थी गौरा देवी और एक पुरुष थे मुरारी लाल, वह घर घर गए और उन्होंने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और साइमंड कंपनी के कर्मचारियों से वृक्षों को काटने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई उनसे बहस नहीं की, बस कंपनी के लोग जिस वृक्ष को काटने के लिए जाते वे महिलाएं उस वृक्ष से जाकर चिपक जाती और इस प्रकार इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ऐसा लगभग 2 दिन और 2 रातों तक चला। जैसे ही कंपनी के लोग वृक्षों को काटने जाते और महिलाएं उस वृक्ष के चारों ओर उनसे लिपट जाती, खड़े हो जाती और कंपनी के लोग वृक्ष नहीं काट पाए। जब 2 दिन बाद गांव में वो पुरुष आए तो उन्होंने देखा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया है। तो उन्होंने सबसे पहले साइमंड कंपनी के लोगों को गांव से बाहर निकाला, जंगलों से बाहर निकाला और उस गांव में प्रवेश के लिए जो एकमात्र बांध था उस बांध को भी तोड़ दिया। जब ये बात धीरे धीरे चारों ओर फैली तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और लगभग 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। और इसके बाद फिर इसका ये परिणाम निकला कि न केवल उत्तराखंड में बल्कि हिमालय क्षेत्र से लगे हुए जो भी वन क्षेत्र था उसमें सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि आज से लगभग 15 वर्षों तक कोई भी ठेका व्यवस्था नहीं दी जाएगी, वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। तो ये एक चिपको आंदोलन जो है, वैसे तो देखा जाए तो उस गांव का अपना एक निजी स्वार्थ था कि वो लकड़ी का उपयोग केवल अपने लिए करते थे, इसलिए कंपनी को नहीं काटने दे रहे थे। लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम ये निकला कि 15 वर्षों तक कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, ठेका नहीं दिया जाएगा। और चूंकि वृक्षों को न काटना पर्यावरण संरक्षण है तो इसकी ख्याति विश्व के कई देशों में फैली। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, रूस सब देशों में फैली और वहाँ पर इसको सराहा गया कि गांव की महिलाओं ने वृक्षों को काटने से रोका गया और पर्यावरण का संरक्षण किया। उसी प्रकार की एक घटना है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली केरल का एक वन क्षेत्र है जहाँ पर 1973 में एक विवाद उत्पन्न हुआ। अब साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। केरल में कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर या पठार पर, उनके ढालों पर है। दक्षिण पश्चिमी ढाल पर इसकी स्थिति है। एक छोटा सा वन क्षेत्र है, लगभग 90 वर्ग किलोमीटर। ये चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, मानव जनसंख्या यहाँ पर निवास नहीं करती। वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दुर्लभ वनस्पति जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ बीच में एक कुंती पूजा नामक नदी बहती है। तो सरकार, जो केरल राज्य की सरकार थी, वहाँ पर केरल राज्य विद्युत बोर्ड को ये साइलेंट वैली नामक स्थान पर जो बीच में एक कुंती पूजा नदी बहती है उस पर बांध बनाने का कार्य दे दिया गया। अब बांध बनाने के दुष्परिणाम होते हैं, अर्थात पर्यावरण को क्षति होती है। क्योंकि बांध बनाने से बहुत सारी पर्यावरण को क्षति हो सकती है,
इसलिए वहाँ के पर्यावरणविदों ने केरल राज्य के इसकी शिकायत की, केंद्र सरकार को शिकायत की कि केरल में साइलेंट वैली नामक स्थान पर यदि बांध बनाया जाएगा तो वहाँ पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। जब इसकी जांच की गई केंद्र सरकार द्वारा, एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष AMGK मेनन को बनाया गया, और उन्होंने देखा कि साइलेंट वैली में यदि बांध बनाया जाएगा तो पर्यावरण को बहुत क्षति हो सकती है। और तत्पश्चात केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर साइलेंट वैली में जो बांध बनने वाला था कुंती पूजा नदी पर, उसको रोक लगा दी और 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, बना दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए अगला प्रयास है CNG गैस। CNG गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, ये एक प्रकार का ऊर्जा साधन है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों और वाहनों में किया जाता है। इसकी कुछ विशेषता है कि इसके जलने के बाद यह धुआं कम से कम देता है, अर्थात वायु प्रदूषण कम से कम होता है। इसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उपयोग दिल्ली में किया जाता है, तो वहाँ के प्रदूषण में गिरावट आई और सरकार द्वारा वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया कि दिल्ली में CNG का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा और देश के तमाम बड़े जो शहर हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा उनके स्थान पर CNG गैस का यदि उपयोग किया जाएगा तो वायु प्रदूषण में कमी होगी और पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य होगा, जबकि CNG गैस डीजल और पेट्रोल की तुलना में काफ़ी सस्ती भी है। अगला और अंतिम प्रयास है जल से संबंधित जल संरक्षण व संवर्धन के प्रयास। ये मध्य प्रदेश में किए गए। नंबर 1, राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन 1994 स्टार्ट किया। इसके तहत क्या किया गया कि जो बारिश का पानी आता है उसको रोकने के लिए बड़े बड़े तालाब और बांध बनाए जाएं, जिससे गांव का पानी वहाँ पर रुक जाए और बारिश में जो पानी मिलता है उसकी फिर गर्मियों तक पूर्ति होती रहे। दूसरा है एक पंच एक तालाब योजना 1999 में स्टार्ट की गई। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को यह कार्य दिया गया कि या तो वह एक नया तालाब बनवाए अपने ग्राम पंचायत एरिया में, या जो पुराना तालाब बना हुआ है उसको ही गहरीकरण का कार्य करवाए, जिसके कारण उस गांव में पानी की कमी ना आए। तीसरा, पानी रोको अभियान 2000 में स्टार्ट किया गया। इसके तहत बारिश का जो पानी जो बेमतलब में बह जाता है उसको रोकने के लिए, स्टोरेज करने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं या डैम बनाए जाएं। लास्ट है गांव का पानी गांव में व खेत का पानी खेत में। इसका भी यही लक्ष्य था कि जो बारिश का पानी हमारे खेतों में गिरकर बह जाता है उसको रोकने के लिए खेतों पर मेड़े बनाई जाएं और गांव में जो वेस्टेज भूमि है जहाँ पर कोई उत्पादन कार्य नहीं होता वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उस पानी को रोका जाए और जल संरक्षण हो, जिससे जल की कमी ना आए। तो बच्चों, हमने आज अध्याय 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताओं पर चर्चा की और विभिन्न प्रकार के जो भी आंदोलन या साइलेंट वैली आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, CNG है, ये मेन थे जिसके कारण से पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया गया। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।